आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल के चैप्टर 20 के समरी एनालिसिस डिफिकल्ट वर्ड्स और प्रोवर्ब्स को। तो सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स में देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है इर्रिपेरेबल। ऐसा काम या ऐसी चीज जिसको ठीक ना किया जा सकता हो उसको कहते हैं इर्रिपेरेबल। उसके बाद है ओजो सोसाइटी। ये ऐसे लोगों की सोसाइटी थी जिनके पास ओजो टाइटल होता था या फिर ऐसे लोगों की सोसाइटी होती थी जो कि ये डिसाइड करते थे कि किसको ओजो टाइटल दिया जाएगा। उसके बाद है शेयर क्रॉपर। ये वो वाले लोग होते हैं जो कि किसी की जमीन पर खेती बाड़ी करते हैं और बदले में फसल तैयार होने के बाद उसका कुछ हिस्सा इनको मिलता है। और यहाँ पर ना ये वो लोग हैं जो कि यूमोफिया में अकोनकोवो की जमीन पर काम कर रहे थे, जबकि अकोनकोवो जो था वो बांटा में 7 सालों की सजा काट रहा था। उसके बाद है ब्यूयंट। इसका मतलब होता है लिवली यानी खुश दिल। उसके बाद है मेडन। इसका मतलब होता है ऐसी नौजवान लड़की जो कि कंवारी होती है। उसके बाद है ओग्ब्यूफी युगुना। ये ना यूमोफिया में रहने वाला हाई रैंक वाला आदमी था जिसके पास 2 टाइटल्स थे और जिनको ठुकरा कर ना इसने क्रिश्चियंस को ज्वाइन कर लिया था। इसके अलावा ना ये क्रिश्चियंस के होली फीस्ट में भी शामिल हुआ था। उसके बाद है सैक्रेमेंट ऑफ होली कम्युनियन। ये क्रिश्चियंस की 7 सैक्रेमेंट्स में से एक सैक्रेमेंट है जो कि हर क्रिश्चियन की लाइफ में करना जरूरी है। इसको होली फीस्ट भी कहा जाता है। इसमें ना वो लोग इकट्ठे होकर वाइन पीते हैं और ब्रेड खाते हैं। उसके बाद है यूमुरू। ये यूमुफे के पास वो वाली जगह थी जहाँ पर उन क्रिश्चियंस ने अपना सेंटर बनाया हुआ था। उसके बाद है कोटमा। ये कोर्ट मैसेंजर के लिए उल्टा नाम है जो कि यूमुफिया के लोगों ने रखा था। उसके बाद है एशी बटक्स। ये भी कोर्ट मैसेंजर्स के लिए एक नाम है जो कि यूमुफिया वालों ने उन कोर्ट मैसेंजर्स की ऐश कलर की शॉर्ट्स की वजह से उनको दिया था। उसके बाद है एनीटो। ये वो वाला आदमी था जिसको गोरो ने फांसी दी थी और जिसने ना जमीन के लिए ओडिची को जख्मी किया था जो कि 7 दिन बाद मर गया। उसके बाद है ननामिस फैमिली। ये वो वाली फैमिली थी जिसको वो झगड़े वाली जमीन मिल गई थी। उसके बाद है ओडिची। ये वो वाला आदमी था जिसको ना एनीटो ने जमीन के लिए फाइट करते हुए जख्मी किया था और जो कि 7 दिन बाद मर गया था। उसके बाद है एनिंटा। ये वो वाला गाँव था जहाँ पर एनीटो ना ओडिची को मारने के बाद जाना चाहता था। अब हम इसकी समरी को देखते हैं। एक आदमी का 7 साल के लिए अपने कबीले से दूर रहना बहुत ज्यादा टाइम होता है क्योंकि उस आदमी के कबीले में उसकी जगह हमेशा नहीं रहती। जैसे वो इस कबीले से निकलता है तो कोई और आदमी उठता है और उसकी जगह ले लेता है। कबीला ना एक छिपकली की तरह होता है कि अगर उसकी दुम कट जाए ना वो नई दुम उगा लेता है। अकोनको वो ये सारी बातें जानता था। वो जानता था कि उसने इन 9 मास्क पहने हुए स्पिरिट्स में अपनी जगह गवा दी है जो कि कबीले के लोगों में इंसाफ किया करते थे। उसके अलावा इस नए रिलीजन के खिलाफ जो कि यूमोफिया में बहुत अंदर तक फैल चुका था, अकोनको वो अपने जंगजू लोगों को लीड भी नहीं कर सकता था। अकोनको वो सारे साल गवा चुका था कि जिनमें ना वो अपने गांव के सबसे बड़े टाइटल्स ले सकता था, लेकिन उनमें से कुछ लॉसेस ऐसे थे जिनको वो ठीक कर सकता था। वो जानता था कि उसके अपने लोग उसका स्वागत करेंगे। उसके अलावा ना वो वहां जाकर दोबारा तरक्की कर लेगा और वो सब कुछ दोबारा ले लेगा जो कि उसने इन 7 सालों में गवा दिया था। अकोनको ने तो अपनी एग्जाइल के पहले साल ही प्लान करना शुरू कर दिया था कि वो वापस कैसे जाएगा। सबसे पहला काम जो कि वो वहां पर जाकर करेगा वो ये होगा कि वो ना अपनी झोपड़ी और भी ज्यादा बड़ी बनाएगा। उसके अलावा ना वो पहले से बड़ा गोदाम बनाएगा और अपनी 2 नई बीवियों के लिए झोपड़ियां बनाएगा। उसके बाद ना वो अपने बेटों को ओजो सोसाइटी में शामिल करके अपनी दौलत दिखाएगा। ये ओजो वो वाली सोसाइटी होती है जहाँ पर वो सब लोग होते हैं जिनके पास ओजो टाइटल होता है, जो लेना काफी मुश्किल था और गाँव के कुछ ही लोग थे जो कि इस सोसाइटी में शामिल हो पाए थे। अकोनको वो देख रहा था कि वापस जाने के बाद उसकी कितनी ज्यादा इज्जत होगी और वो खुद को गाँव का सबसे बड़ा टाइटल लेते हुए भी देख रहा था। जैसे जैसे एग्जाइल के साल गुजर रहे थे तो अकोनको को लग रहा था कि शायद उसका काय यानी पर्सनल गॉड उसके लिए उन चीजों को अब ठीक कर रहा है जो कि पास्ट में खराब हो गई थी। क्योंकि मबांटा के साथ साथ यूमोफिया में भी जो ओकोनकोवो की जमीन थी ना वहां पर भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यैम्स उग रही थी और यूमोफिया में जो यैम्स थी ना वो इसका दोस्त ओबिरिका अकोनकोवो के खेत में काम करने वाले शेयर क्रॉपर्स को दे दिया करता था। शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है वो वाले किसान जो कि उस फसल में से कुछ हिस्सा लेने के लिए उस खेत में काम करते हैं। फिर अकोनकोवो की एग्जाइल में वो वाला वक्त आता है कि जब उसका बेटा नवोय उसको धोखा देता है। पहले तो ऐसा लगता है कि जैसे ये अकोनकोवो के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होगा जो कि अकोनकोवो के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, लेकिन अकोनकोवो समझ गया था कि ये ना एक बागी स्पिरिट है, इसलिए अकोनकोवो ने ना बहुत जल्द इस सदमे पर काबू पा लिया। नवोय के अलावा ना अकोनकोवो के 5 और बेटे भी थे और वो ना इन सबको अपने कबीले के तौर तरीके के मुताबिक बड़ा करना चाहता था। इसलिए अकोनकोवो ने ना अपने इन 5 बेटों को झोपड़ी में बुलाया। उनमें सबसे छोटा बेटा 4 साल का था। तो उससे ना अकोनकोवो कहता है कि तुमने ना अपने भाई के गुनाह को देख लिया है, तो इसलिए ना तो वो मेरा बेटा है और ना ही वो तुम्हारा भाई है। मेरा सिर्फ वही बेटा होगा जो कि एक मर्द होगा और जो मेरे लोगों में सर उठाकर चल पाएगा। अगर मेरे किसी भी बेटे ने औरतों वाली हरकतें की ना वो नवोय के पास जा सकता है और अगर वो मेरे जिंदा रहते हुए ऐसा करता है तो मैं उसे बद्दुआ दे सकूंगा और अगर तुम में से कोई भी ऐसा है तो वो अभी
बता दे, और अगर तुम में से किसी ने मेरे मरने के बाद ऐसा किया ना तो मैं वापस आऊंगा और उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। बेटियों के मामले में ओकोंकवो काफी लकी था। ओकोंकवो हमेशा इस चीज के लिए पछताता रहता था कि अजिन्मा एक लड़की क्यों है, क्योंकि उसके सारे बच्चों में सिर्फ वही एक थी जो कि उसको अच्छी तरह से समझती थी। और जैसे जैसे साल गुजरते गए ओकोंकवो और अजिन्मा के दरमियान एक हमदर्दी वाला रिश्ता बन गया। अजिन्मा अपने बाप के एग्जाइल में रहते हुए बड़ी हुई और मोबांटा में सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक बन गई। अजिन्मा को क्रिस्टल ऑफ ब्यूटी कहा जाता था, जैसे कि उसकी माँ एक्वीफी उसके बचपन में उसे कहा करती थी। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी माँ को इतनी ज्यादा परेशानी में डाले रखा, वो अब रातों रात एक ऐसी खूबसूरत लड़की में बदल गई जो कि हेल्दी भी थी और खुश दिल भी थी। ये बात भी सही थी कि अजिन्मा की लाइफ में डिप्रेशन वाला टाइम भी आया था, जब वो एक गुस्से वाले डॉग की तरह सबको मारने दौड़ती थी। अब बिना किसी खास वजह के वो वाला टाइम अजिन्मा के लिए खत्म हो गया था, क्योंकि ये आया भी अचानक ही था। जब तक अजिन्मा की हालत ऐसी रही थी ना, तो वो अपने बाप ओकोंकवो के अलावा किसी को भी अपने पास बर्दाश्त नहीं करती थी। मोबांटा के बहुत से नौजवान और अधेड़ उम्र के कामयाब लोग उसके पास उससे शादी करने के लिए आए, लेकिन उसने सबको मना कर दिया, क्योंकि एक शाम ना ओकोंकवो ने अजिन्मा को अपनी झोपड़ी में बुलाया था और कहा था कि यहाँ मोबांटा में बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर तुम तब शादी करो जब हम यूमोफिया वापस चले जाएंगे। ओकोंकवो की इन बातों को अजिन्मा अच्छी तरह से समझ गई कि इनके पीछे क्या मतलब है, इसलिए अजिन्मा ना ओकोंकवो की इस बात को मान गई। ओकोंकवो कहता है कि तुम्हारी सौतेली बहन ओबीगली जो है वो इस बात को नहीं मानेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यही बात उसे समझाओ। अगरचे अजिन्मा और उसकी सौतेली बहन एक ही एज की थी, लेकिन वो अजिन्मा की बात को कभी भी नहीं टालती थी। इसलिए जब अजिन्मा ने यही बात अपनी इस बहन को समझाई ना, वो फौरन मान गई। इसलिए फिर दोनों बहनों ने मोबांटा के हर आदमी को शादी के लिए मना कर दिया। तो ओकोंकवो खुद से कहता था कि काश अजिन्मा एक लड़का होती, क्योंकि वो मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझती है। उसके अलावा ओकोंकवो के बच्चों में ऐसा कौन था जो कि उसके ख्यालों को इतनी अच्छी तरह से समझ पाता। अब ओकोंकवो जब अपनी दो खूबसूरत बेटियों के साथ यूमोफिया में जाता ना, तो उसे काफी रेपुटेशन यानी अटेंशन मिलनी थी, और उसके होने वाले दामाद कबीले के बड़े लोग ही होने थे, और जो गरीब और ऐसे लोग जिनको कोई भी नहीं जानता ना, उन्होंने ओकोंकवो से दूर ही रहना था। अब इन 7 सालों में यूमोफिया काफी बदल गया था। वहां पर मौजूद चर्च ने काफी लोगों को गुमराह कर दिया था। चर्च ने ना सिर्फ मामूली लोगों को और आउटकास्ट के लोगों को गुमराह किया था, बल्कि उसमें बड़े लोग भी शामिल थे। इसमें से एक आदमी जिसका नाम ओक्ब्यूफी युगुना था, जिसके पास 2 टाइटल्स थे, और जिसने एक पागल आदमी की तरह अपने टाइटल्स की पायल जो कि उसने अपने पाँव में पहनी हुई थी वो तोड़ी और क्रिश्चियंस को ज्वाइन कर लिया। गोरे लोग उस पर बड़ा गुरूर करते थे, और ये जो ओक्ब्यूफी युगुना था ना, ये यूमोफिया में उन पहले लोगों में से था जिसको द सैक्रेमेंट ऑफ द होली कम्युनियन में शामिल होने का मौका मिला था, जिसको इबू के लोग होली फीस्ट भी कहते थे, यानी जिसमें वो लोग ब्रेड और वाइन पीते थे। ओक्ब्यूफी युगुना इस दावत को सिर्फ खाने और पीने से मुतालिक समझता था, जो कि बस होली समझी जाती थी। इसलिए ना वो इस दावत के लिए अपना शराब पीने वाला हॉर्न जो होता था ना, वो हॉट स्किन वाले बैग में डालकर ले जाया करता था। लेकिन चर्च को छोड़कर ना ये गोरे लोग अपनी हुकूमत भी लेकर आए थे। इन लोगों ने अपनी अदालत भी बनाई हुई थी, जहाँ पर ना डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जहालत में इंसाफ किया करता था। उसके पास कोर्ट मैसेंजर्स हुआ करते थे, जिनको आप दरबार के पैगाम रसा भी कह सकते हैं। वो कोर्ट मैसेंजर्स ना इनके कोर्ट में ट्रायल के लिए लोगों को लेकर आया करते थे। उनमें से बहुत से मैसेंजर्स यूमुरू गांव से थे, जो कि ग्रेट रिवर के किनारे पर था, जहाँ पर 1 साल पहले ये गोरे लोग आए थे, और जहाँ पर उन्होंने ना अपने रिलीजन, अपनी ट्रेड और अपनी गवर्नमेंट के लिए एक सेंटर बिल्डिंग बनाई हुई थी। इन कोर्ट मैसेंजर्स से ना यूमोफिया के लोग बहुत ज्यादा नफरत करते थे, क्योंकि ये कोर्ट मैसेंजर्स फॉरेनर्स थे और बहुत गुरूर वाले थे, जो कि अपनी पावर और अथॉरिटी को दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखे बगैर ही यूज किया करते थे। गाँव के लोगों ने ना इनको कोटमा का नाम दिया हुआ था, क्योंकि ये लोग काले रंग की निक्कर पहना करते थे, इसलिए ना इनको एक और नाम भी दिया गया था, जो कि था एशी बटक्स। ये कोर्ट मैसेंजर्स जेल की निगरानी करते थे, जो कि इन लोगों से भरा हुआ था जिन्होंने गोरे लोगों के कानून की खिलाफ वर्जी की थी। इनमें से कुछ कैदियों का ये जुर्म था कि उन्होंने ना अपने जुड़वा बच्चों को फेंका था, और कुछ ने क्रिश्चियंस को मोलेस्ट किया था। वो कोर्ट में इन कैदियों को जेल में मारते थे, और हर सुबह ना इन लोगों से गवर्नमेंट की बिल्डिंग साफ करवाते थे, और अपने लिए और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के लिए लकड़ियां भी इकट्ठी करवाया करते थे। इन कैदियों में से कुछ लोग तो टाइटल वाले लोग थे, जिनको ऐसी जगह पर होना ही नहीं चाहिए था। ये लोग जेल में अपनी इस बेइज्जती का अफसोस किया करते थे, और अपने बगैर अपने फार्म की हालत के बारे में सोचकर शोक मनाया करते थे। तो जब सुबह के वक्त वो घास काट रहे होते थे ना, तो नौजवान लड़के अपने चाकू के साथ घास काटते हुए ये गाना भी गाया करते थे। कोटमा ऑफ द एश बटेक्स, ही इज फिट टू बी अ स्लेव, अ व्हाइट मैन हैज नो सेंस, ही इज फिट टू बी अ स्लेव। इसका मतलब ये है कि कोर्ट मैसेंजर, जिनको कोटमा कहते हैं, जो कि एशी बटक्स भी हैं, उनको गुलाम होना चाहिए, ना कि हमें। तो ये जो गोरा आदमी है ना, इसको भी अकल नहीं है, इसलिए इसको भी गुलाम होना चाहिए। इन कोर्ट मैसेंजर्स को ना एशी बटक्स वाला नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो इन लड़कों को मारा करते थे। लेकिन ये गाना पूरे यूमोफिया में फैल गया। जब ओबीरिका ओकोंकवो को ये सारी बातें बता रहा था ना, तो ओकोंकवो का सर दुख की वजह से झुक गया था। तो ओकोंकवो ने खुद से कहता है कि शायद मैंने ही ना कुछ ज्यादा वक्त कबीले से दूर गुजार लिया है। फिर ओबीरिका
बिरिका से वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे लोगों को हो क्या गया है, ये लोग लड़ना कैसे भूल गए। तो बिरिका कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि इन गोरों ने किस तरह से अबामे गांव को खत्म कर दिया था। तो कौन को वो कहता है कि हाँ मैं सुन चुका हूँ ये बात, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो लोग कमजोर और बेवकूफ थे। जब उन पर हमला हुआ तो उन्होंने जवाब में लड़ाई क्यों नहीं की? क्या उनके पास बंदूकें और चाकू नहीं थे? अगर हम खुद को अबामे के लोगों के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो हम भी डरपोक होंगे, क्योंकि जब भी अबामे और हमारे गांव के दरमियान लड़ाई हुई है ना, तो उनके लोग हमारे एंसेस्टर्स के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं करते थे। हमें इन गोरे लोगों से जंग करके इनको अपने गाँव से बाहर निकाल देना चाहिए। तो बिरका उदास होकर कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, हमारे खुद के आदमी और बेटों ने इन गाँव के रैंक्स को ज्वाइन कर लिया है। इन लोगों ने इस गोरे के मजहब को ज्वाइन कर लिया है और अब वो इनकी इस गवर्नमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ इन गोरे लोगों को निकालना चाहें ना, तो ये तो बहुत ही आसान काम होगा, क्योंकि ये पूरे गांव में सिर्फ 2 ही गोरे आदमी हैं। लेकिन हम अपने खुद के लोगों का क्या करेंगे जो कि इनको फॉलो करते हैं और जिनको ना इन गोरों ने पावर भी दी हुई है। अगर हमने कुछ किया तो युमुरु जाकर ये सिपाही लेकर आएंगे और हमें भी अबेमे की तरह खत्म कर देंगे। फिर वो बिरिका कुछ देर चुप रहता है और कहता है कि जब मैं आखिरी बार मोबांटा गाँव में आया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि इन्होंने किस तरह एनीटो को फांसी पर लटकाया था। तो कौन को उससे पूछता है कि अच्छा बताओ इस जमीन का क्या बना जिसको लेकर झगड़ा हो रहा था। तो बिरिका कहता है कि गोरे लोगों की अदालत ने ये फैसला किया कि वो जमीन नन्यामे फैमिली की है, क्योंकि इन लोगों ने गोरों के मैसेंजर्स को और इंटरप्रेटर को ज्यादा पैसे दे दिए थे। तो कौन को वो कहता है कि क्या ये गोरे लोग जानते नहीं है कि जमीन को लेकर हमारा क्या रिवाज है, यानी हम किस तरह से फैसला करते हैं। तो बिरिका कहता है कि इन लोगों को तो हमारी जुबान भी नहीं आती, तो इनको ये सब कैसे पता होगा। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारे रिवाज बुरे हैं, और हमारे खुद के भाई जो कि इनके साथ मिले हुए हैं वो भी कहते हैं कि हमारे रस्म रिवाज बुरे हैं। तुम्हें क्या लगता है कौन को वो, जब हमारे खुद के भाई उनके साथ मिले हैं तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। वो गोरा बड़ा चालाक है, वो यहाँ बड़े आराम से और बड़े अमन के साथ अपना मजहब लेकर आया। हम उसकी बेवकूफियों का मजाक उड़ाते रहे और उसको यहाँ पर रहने दिया। उसने हमारे भाइयों को भी जीत लिया और अब हमारा कबीला एकजुट होकर काम भी नहीं कर सकता। इस गोरे ने ऐसी चीज पर चाकू रख दिया है जिसने हमें एक साथ जोड़ा हुआ था और अब हम सब अलग हो गए हैं। फिर कौन को वो पूछता है कि इन लोगों ने एनीटो को फांसी देने के लिए उस पर कैसे काबू पाया। तो अबिरिका बताता है कि जब एनीटो ने ओडिची को जमीन की वजह से लड़ते हुए मार दिया ना, तो उसने जमीन की देवी के गुस्से से बचने के लिए एनिंटा गांव जाने की कोशिश की। और ये काम एनीटो ने ना 8 दिन बाद किया, क्योंकि ओडिची अपने जख्मों की वजह से फौरन नहीं मरा, वो लड़ाई के बाद 7वें दिन जाकर मरा। लेकिन हर कोई जानता था कि ओडिची अब जिंदा नहीं रहेगा, तो इसीलिए ना एनीटो ने अपना सारा सामान बांधा और वो यहाँ से भाग गया। लेकिन हमारे क्रिश्चियन लोगों ने गोरे को इस हादसे के बारे में बता दिया और इस गोरे ने ना एनीटो को पकड़ने के लिए अपने कोटमा को भेजा। फिर एनीटो को इसके सारे घर वालों के साथ कैद कर लिया गया। आखिर में ओडिची मर गया और एनीटो को युमुरु ले जाकर फांसी दे दी गई। एनीटो के बाकी घर वालों को छोड़ दिया गया, लेकिन वो इतने डरे हुए थे कि वो अपने साथ होने वाले जुल्म को बता भी नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद ओकोनकोवो और अबिरिका दोनों कुछ देर बड़ी खामोशी के साथ बैठते हैं। तो अगर प्रोवर्ब्स की बात की जाए तो इस चैप्टर के अंदर कोई भी प्रोवर्ब नहीं है, बस डिफिकल्ट लाइंस के अंदर वो सॉन्ग है जो कि मैंने आपको समरी में ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं। इस चैप्टर में ना ओकोनकोवो की बातें सुनकर हम ये कह सकते हैं कि यूमोफिया में जो स्टेटस है ना, वो हार्ड वर्क से और रिसोर्सेज को अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करके और टाइटल्स हासिल करके लिया जा सकता है। लेकिन ये टेक्निक ना आउटकास्ट पर अप्लाई नहीं होती। ओकोनकोवो खुद को मर्द साबित करने के लिए हाई स्टेटस का होना लाजमी समझता था। ओकोनकोवो सोचता है कि उसने गांव वालों के दरमियान और एग्बुगु के दरमियान जो रेपुटेशन खो दी है ना, वो इसको बड़ी झोंपड़ी, बड़ा गोदाम, ज्यादा बीवियां और अपने बेटों को टाइटल्स दिलवाकर वापस मिल सकती है। अब यूमोफिया का जो चर्च है ना, वो मोबांटा के चर्च से इस तरह से अलग है कि वो रिलीजियस एक्टिविटीज के साथ साथ लोगों के दरमियान फैसला भी करता है और जेल को कंट्रोल करके सजा को भी कंट्रोल करता है। हम देख सकते हैं कि अकीबी ने ना जब इग्बू लोगों के जस्टिस वाले सिस्टम को बताया ना, तो उसमें काफी भेदभाव थे, जैसे कि किस तरह वो लोग ओरेकल की हर बात पर आंख बंद करके यकीन करते थे और किस तरह से पीस वाले वीक को वायलेट करने पर सजाएं दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर जब क्रिश्चियंस की बारी आई तो वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, यानी अगर किसी ने कोई गुनाह किया यानी कत्ल किया है तो उसे फांसी होगी। लेकिन उसके अलावा काफी ऐसे गुनाह थे जो कि मैंने ऊपर बताए हैं, जिनको लेकर इग्बू लोगों में तो काफी भयानक सजाएं थी, लेकिन क्रिश्चियंस के लिए वो कोई भी गुनाह नहीं था। याद रहे कि चैनुआ कैवे ने ना ये नॉवल ये बात भी बताने के लिए लिखा था कि उन गोरों के आने से पहले भी ये लोग बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थे। लेकिन हम सब यहाँ पर क्रिश्चियंस को भी पूरी तरह से ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी रिश्वत लेते थे और बिलावजह सजा देते थे। उसके अलावा मोबांटा में मिस्टर ब्राउन को छोड़कर ना वो गोरे इन लोगों को और इन लोगों की जुबान समझे बगैर ही उन पर अपना मजहब थोपना चाहते थे, और जब वो लोग भी रिश्वत लेने लग पड़े तो उनका मकसद अपने मजहब को प्रीच करने से ज्यादा वहाँ के हालात से फायदा उठाना हो गया।